हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए 42 मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। कौन सी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि यमुना नदी के किनारे जो दाहिना तरफ है वहाँ पर बनाई गई है। तो वो बनाया गया है ताजमहल। ताजमहल जो है यमुना नदी के दाहिने तरफ बनाया गया है। ये मुगल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया था और ये बनाया था 1653 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सेवा किस वायसराय के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी। देखिए, इंडियन सिविल सर्विस जो है वो कौन सा वायसराय था, उसके कार्यकाल में शुरू की गई थी। इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 1853 में थी। ये सबसे पहले इंग्लैंड में होती थी, लेकिन जब भारत में आई थी तो वो 1923 से भारत में शुरू हुई थी। जो भारत के पहले व्यक्ति जो थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस पास किया था वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, और उन्होंने 1863 में ये परीक्षा पास की थी। भारत में तो 1923 में आई थी, लेकिन जो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे उन्होंने 1853 में पास की थी। और ये जो आई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनके कार्यकाल में आई थी। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो जैन धर्म से इनके तीर्थकर होते थे, तो पहला भी इम्पोर्टेंट है, और जो 24th है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 24वां है वो महावीर स्वामी थे। तो इनके बोल रहा है कि भाई इनके पवित्र जो ग्रंथ था उनके लिए सामूहिक रूप से जो शब्द का प्रयोग किया जाता था वो कौन सा शब्द था। तो वो था अंग शब्द, अंग। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन रूलर अपॉइंटेड इब्न बतूता एज ए काजी और जज ऑफ दिल्ली। किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था, कौन सा था वो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो न्यायाधीश, ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे इब्न बतूता जो है इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई ये कौन था। इब्न बतूता जो था ये मोरक्को देश से आया था। मोरक्को जो अफ्रीका में पड़ता है वहाँ से आया था, और ये एक लेखक था। इसने एक बुक लिखी थी मोहम्मद बिन तगलू के ऊपर। तो उस बुक का नाम था रहला। इसने मोहम्मद बिन तुगलक था उसके बारे में पूरा कुछ इस बुक्स में लिखा था। तो ये मुगल बिन मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके शासनकाल में दिल्ली आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने इब्न बतूता से प्रभावित होकर इसने इसको जज या फिर जो काजी था उसके पद पर अपॉइंट किया था। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था। बाजीराव सिंघम नहीं है, बाजीराव प्रथम है। किस वंश का शासक था, किस का था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बाजीराव जो प्रथम थे उनका जो शासनकाल रहा था वो 1700 से लेकर 1740 ईस्वी तक का रहा था। ये महान सेना नायक थे, शासक तो नहीं थे, महान सेना नायक थे। और ये जो वंश से रिलेट करते थे वो पेशवा था। पेशवा वंश से ये बाजीराव फर्स्ट जो थे, प्रथम थे, ये संबंध रखते थे। 1700 से लेकर 1740 तक ये महान सेना नायक थे। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है। किससे मौलिक जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो अडॉप्ट की गई हैं, किससे किससे किसके संविधान से, फ्रेंच से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पेनिश से, या फिर यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर आप बात करेंगे तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और ये अडॉप्ट की गई है जो सोवियत संघ रूस है वहाँ से अडॉप्ट की गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ।
रूस जो होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज आप याद रखिए क्योंकि ये 11 हैं, इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हार्डेस्ट अमंग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हेयर। यहाँ पे नेचुरल स्टोन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें बताना है कि भाई सबसे जो कठोर है, हार्ड है, वो कौन सा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे हार्ड की अगर आप बात करेंगे तो वो होता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है एक इग्निसिस रॉक होता है, इग्निसिस रॉक होता है, एंड ये सिलिलिसिस रॉक भी होता है। इसमें सिलिका की अगर आप बात करेंगे तो 60 से 80% ग्रेनाइट में सिलिका होता है। अगर इसके वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर आप बात करेंगे तो 0.5% से वाटर एब्जॉर्प्शन कम ये एब्जॉर्ब करता है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उसकी अगर आप बात करेंगे 770 से लेकर 1300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है इसकी। एंड ये तो सभी को पता है कि ग्रेनाइट जो होता है भाई आप ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको सजावट वगैरह करनी होती है, उस केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जो ग्रेनाइट होता है इसका यूज़ आप जो रेलवे होती है वहाँ पर भी कर सकते हैं, एंड जो हमारी रोड्स वगैरह होती है वहाँ पर भी आप ग्रेनाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखिए क्योंकि ग्रेनाइट से बहुत सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्लास 10 ब्रिक आर द ब्रिक हैविंग। क्लास 10 की जो ब्रिक होती है वो बोल रहा है कि भाई आर ब्रिक हैविंग, उसके पास कौन से गुण होते हैं। थिकनेस मोर देन 10 सेंटीमीटर होती है, या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है नॉट लेस देन 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या फिर लेंथ मोर देन 10 सेंटीमीटर। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे सही है वो है ऑप्शन सी, हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर नहीं सॉरी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। 10 न्यूटन से कम नहीं होनी चाहिए। क्लास 10 की ब्रिक का तो 10 न्यूटन एमएम स्क्वायर से उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए, बाकी गलत हो जाएंगे। सी आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिकमेंडेड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास ब्रिक एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज। रिकमेंडेड जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है क्लास ए ब्रिक की, आप ऐसा मत सोचिए कि भाई जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसको क्लास ए की ब्रिक बोलते हैं, उसको ए की बोलते हैं। ए की जो होती है वो अलग होती है, ए क्लास की जो होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे पास चार तरह की ब्रिक होती है, एक तो फर्स्ट सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की, एक जो होती है वो ए क्लास की भी होती है। जो फर्स्ट क्लास की होती है उसको ए क्लास की बोलते हैं, सेकंड क्लास की बी क्लास की बोलते हैं, जो थर्ड होती है वो सी क्लास की ब्रिक होती है। तो ए क्लास के लिए पूछा गया है, यानी कि फर्स्ट क्लास की ब्रिक के लिए पूछा गया है, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सभी को पता है कि भाई 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर वो कहीं पर नहीं दी गई, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं बाकी सभी के लिए आपको बता देता हूँ कि भाई जो ए क्लास की होती है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। ओके, फर्स्ट क्लास की तो मैंने आपको अभी बता दिया है। जो सेकंड क्लास की होती है जिसको बी क्लास की बोलते हैं आप, उसकी 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। थर्ड क्लास की जो होती है उसकी 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। थर्ड क्लास को आप कॉमन ब्रिक भी बोल सकते हैं, तो ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्विक लाइम एज इट कम फ्रॉम किलन इज कॉल्ड। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। जब भी किलन से कोई चूना बाहर निकलता है तो उसको आप लंप लाइम बोलते हैं, लंप लाइम। क्विक लाइम एज इट कम फ्रॉम किलन इज कॉल्ड लंप लाइम। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हमारे आई कोड व्हाट वुड बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी ग्रेड ऑफ सी। ओपीसी ग्रेड ऑफ सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो ओपीसी होती है सीमेंट, उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये भी आपको पता होंगे। अकॉर्डिंग टू उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी
ई एंड एफ, ये 6 पार्ट है। तो हमसे भाई ये सी पार्ट जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछी गई है कि भाई इसकी क्या होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप सी की बात करेंगे तो 41.7 से लेकर 46.6 MPa उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 41 तो नहीं है, लेकिन 42.5 तो दिया गया है। फिर भी आप इसको याद कर लीजिए, आंसर तो हमारा यही रहेगा नियर बाय का। सो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी सही स्टेटमेंट है। अब देखिए हमें पता है कि भाई एक परपेंडिकुलर यूज होता है, एक पैरेलल यूज होता है। हमसे क्या पूछा गया है, स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर कौन सी है, कौन सा सही आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे मैक्सिमम की जगह मिनिमम होता, इज मिनिमम इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, तब ये बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन ये मैक्सिमम दिया गया तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये तो ऑटोमेटिकली गलत है कि हमें पता है कि भाई स्ट्रेंथ जो होती है 45 टू ग्रेन, कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू ग्रेन, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो स्ट्रेंथ होती है टिम्बर की वो मैक्सिमम होती है पैरेलल टू ग्रेन में, लेकिन जो मिनिमम होती है परपेंडिकुलर टू ग्रेन होती है। सो इसलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, रेजिन आर। रेजिन आर, तो रेजिन जो होता है एक गोंद होती है। ये ज़्यादातर जो होता है वार्निश जो होती है उसमें यूज किया जाता है। एंड ये ज़्यादातर वार्निश जो होता रेजिन जो होता है आपको जो चीड़ के पेड़ होते हैं वहाँ से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अधिक मात्रा में आप चीड़ के वृक्ष से ये रेजिन निकाल सकते हैं। आपने देखा भी होगा जो हिली एरिया में है, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा जो चीड़ जो होती है, जिनको आप पहाड़ी भाषा में कई जगह चील बोलते हैं, तो कुछ इस तरह से बोलते हैं। तो चीर जो होती है यहाँ से आपने देखा होगा कि भाई कितना ज़्यादा मात्रा में आपको वहाँ पे चीर रेजिन देखने को मिलता है, कितना चिपचिपा होता है उसमें, उसमें विस्कोसिटी कितनी ज़्यादा होती है। कई लोगों ने महसूस किया होगा जब आप उसको काटते हैं तो कितना सारा रेजिन उसमें निकलता है, गोंद जिसको आप बोल सकते हैं। तो इसको आप वार्निश में यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द वन दैट हैज़ लीस्ट कार्बन कंटेंट। इन चारों चारों में से कौन सा है जिसमें सबसे कम जो होता है कार्बन कंटेंट होता है। रोट आयरन में होता है, इजी है, ये प्योर फॉर्म होती है आयरन की, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। कार्बन कंटेंट जो होता है 0.15 से कम होता है, इतना इतना कम होता है इसमें कार्बन कंटेंट। तो ये चीज़ आप याद रखिए। शील्डिंग ग्लास कंटेन, शील्डिंग ग्लास जो होता है उसके पास क्या मौजूद होता है। तो जो शील्डिंग ग्लास होता है ये बनाया जाता है लेड ऑक्साइड जो होता है। अगर आप इसको डालेंगे तब जाकर आप शील्डिंग ग्लास को बना सकते हैं। जब ग्लास में लेड ऑक्साइड मिलाएंगे तब हमारा शील्डिंग ग्लास बनेगा। एंड जो शील्डिंग ग्लास होता है ये आप यूज़ कर सकते हैं, जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए आप शील्डिंग ग्लास जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में शील्डिंग ग्लास यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज फाउंड इन। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो होता है किसमें आपको देखने को मिलता है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो होता है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है, सिंगल ग्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन सिल्ट एंड क्ले में आपको देखने को मिलता है। अब अगला देखिए, द क्ले मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेलिंग प्रॉपर्टी इन ब्लैक कॉटन सॉइल इज। स्पेलिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ आपको मोंट मोरिलो नाइट में ही आपको देखने को मिलती है। आप हमारे चैनल पर रोज़ ही विज़िट किया करिए, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई हमने एक वन लाइनर की सीरीज़ आपके लिए शुरू की है। एक हफ्ते में आपको वो मिलते रहेंगे, वीकली सीरीज़ हमने शुरू की है। बाकी आपको पता है कि हम जो फ़ोटो वगैरह है वहाँ पर वो भी पोस्ट करते रहते हैं, जो थोड़ी बहुत क्विज़ होती है वो भी आपको पोस्ट करते रहते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देखने को ही मिलेगा, तो आप विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोएस्ट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी कंप्लीटली सैचुरेटेड इज कॉल्ड। तो बोल रहा है कि भाई मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर हमारी सॉइल जो होती है वो कंप्लीट
क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए, उसको हम श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। श्रिंकेज लिमिट पर हमारा जो सॉइल की जो वॉल्यूम होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अगला देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर मीडियम परमेबिलिटी के लिए। वैल्यू जो होती है इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट जो होता है मीडियम परमेबिलिटी के लिए वो कितनी होती है। सो जो वैल्यू होती है वो होती है ±0.5 पी, ±0.5 पी होती है मीडियम परमेबिलिटी के लिए इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट जो होता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस हमारे पास ये दिया गया है ऑप्शन बी में, आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय मींस ऑफ मैकेनिकल म्यूनिसिफिकेशन इज कॉल्ड, उसको आप कंपैक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्ज़ैंगी कंसोलिडेशन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू वन डिमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट इज फॉर स्मॉल लोड इंक्रीमेंट रेशियो के लिए, छोटे लोड के वृद्धि और अनुपात के लिए ही यूज की जाती है। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोस्ट रिलायबल फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल। बेयरिंग कैपेसिटी आप फील्ड पर फाइंड आउट करते हैं तो सबसे मोस्ट विश्वसनीय जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है। सबसे विश्वसनीय जो होता है वो प्लेट लोड टेस्ट होता है फील्ड के लिए। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, इफ द हार्ड रॉक स्ट्रेटा इज वेरी ग्रेट डेप्थ, बहुत ही गहराई पर आपको हार्ड रॉक देखने को मिल रहा है तो देन ए फेसिएबल इकोनॉमिकल पाइल इज यूज्ड। फेसिएबल इकोनॉमिक पाइल जो होती है टाइप इज, वो कौन सी होती है, तो वो होती है फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल को आप यूज करेंगे उस केसेस में। अगला को देखिए, क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग मीडियम सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू स्पीड ऑफ साउंड थ्रू देम, स्पीड ऑफ थ्रू देम सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ऑप्शन यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगला देखिए, फ्लो इज सेट कॉल्ड हाइपरसोनिक इफ द मैक नंबर इज, मैक नंबर आपका कितना होगा तो हमारा यहाँ पर हाइपरसोनिक आप उसको उस फ्लो को बोलेंगे तो वो होगा मोर देन 6। हाइपरसोनिक के लिए मोर देन 6 होता है। सुपरसोनिक के लिए तो 1 से अधिक होता है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। हाइपरसोनिक के लिए 6 से ज़्यादा ही होता है। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो स्टीडी फ्लो के लिए होती है, इनकम्प्रेसिबल के लिए होती है, स्टीडी के लिए होती है, अनस्टीडी के लिए नहीं होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ओरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर, ओरिफिस मीटर जो होता है वो डिस्चार्ज को मेजर करता है या फिर रेट ऑफ फ्लो जो होता है। सो डिस्चार्ज हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, ए रेक्ट एंगुलर चैनल विल बी द मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द फ्लो डेप्थ टू बॉटम विड्थ इज इन द रेशियो ऑफ, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। अगला देखिए, वेंचुरीमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वेंचुरीमीटर जो होती है वो सिर्फ बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है उस पर बेस्ड होती है। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई मेंस के लिए कौन सा होता है, वो जो पानी को लिफ्ट कर सकता है वो एक्सियली फ्लो पंप होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर M20 कंक्रीट ग्रिड के लिए, M25 के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो 5000 के हमारे पास 25 दिया गया है, रूट आप निकालेंगे तो 5 आएगा, 2530, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2530 न्यूटन पर mm² हमारे पास ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया है। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट 31 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।